नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है और जनता जिसे चुनकर भेजे उसी के पास ताकत सबसे ज्यादा होती है। लेकिन इस बीच हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में ऐसी घटनाएं सामने देखने को मिल रही है कि जिन पार्टियों को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है वही लोकतंत्र का ज्यादा हवाला दे रहे हैं। जिन पार्टियों को जनता ने सीमित कर दिया है वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार कुछ पार्टियों की औकात संसद में दिखा दी कि तुम्हारी इतनी ही औकात है और इस औकात के साथ ज्यादा उड़ने की कोशिश न करो, अगर उड़ोगे तो इसी तरह से तुम्हारे पर काट दिए जाएंगे। बात कर रहे हैं संसदीय समितियों की। लोकसभा और राज्यसभा में जो चर्चाएं होती है, कानून बनते हैं, उससे अलग समितियों में भी चर्चा होती है। किसी कानून को अस्थायी समितियों में भेजा जाता है जब बिल पर चर्चा होती है। कई बार कई बिल को संसद भवन में यह बताया जाता है, पार्लियामेंट में चर्चा के दौरान जो ऑब्जेक्शन लगते हैं उसमें कहा जाता है कि इन्हें पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाए ताकि वहां पर चर्चा हो और उसके बाद यह निष्कर्ष निकले कि इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन किए जा सकते हैं, अनुशंसा की जा सकती है। अब उन समितियों की बात करें तो अभी जो 24 समितियां पार्लियामेंट के अंदर होती है, जिसमें 16 समितियों का अधिकार लोकसभा में किसी नेता के पास होता है, जबकि 8 समितियां राज्यसभा के नेता उसका नेतृत्व करते हैं। यानी कि इन 24 समितियों में कुछ समितियां विपक्षी पार्टी के नेताओं के जिम्मे होती है और कुछ कमेटियों पर केंद्र सरकार यानी कि जिस पार्टी की सरकार है उसके नेता का नेतृत्व होता है। समितियों की अध्यक्षता के लिए इसी तरीके के नियम बनाए गए हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव हुआ और उस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। किसी भी पार्टी को प्रमुख विपक्षी पार्टी बनने के लायक बहुमत भी नहीं मिला। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये व्यवस्थाएं की कि कांग्रेस को भी कुछ ऐसे स्थायी समितियों का नेतृत्व करने दिया जाए, यानी कि उसकी अध्यक्षता दी जाए जिसमें महत्वपूर्ण मामले शामिल होते हैं। इसीलिए आईटी पर जो स्थायी समिति है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर, वो भी कांग्रेस के जिम्मे दे दिया गया था, जिसके अध्यक्ष शशि थरूर को बनाया गया था। गृह मामलों की जो समिति है वो भी कांग्रेस के हाथों में थी और कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंह भी इस समिति के अध्यक्ष थे। लेकिन पिछले 2 सालों से ये देखा जा रहा था कि इन समितियों की अध्यक्षता करने वाले कांग्रेस के नेता बार बार ऑब्स्टिकल पैदा कर रहे थे, गतिरोध पैदा कर रहे थे। शशि थरूर के खिलाफ बार बार निशिकांत दुबे ने, जो उस पैनल के सदस्य हैं, उस समिति के सदस्य हैं, आरोप लगा रहे थे कि जब जब कोई आईटी से संबंधित मामला आता है तो शशि थरूर सरकार के खिलाफ मुहिम चला देते हैं। यानी कि जब ट्विटर की बात आई थी, ट्विटर को सरकार ने नोटिस जारी किया था, तो उस समय आईटी समिति का फैसला दूसरे रास्ते पे चल रहा था। ये समितियों में इस बात की चर्चा कर रहे थे और फिर ये पास कर रहे थे, समितियों के माध्यम से मीडिया में ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार लोकतंत्र का खिलवाड़ कर रही है और जो लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। बार बार इस बात को समिति में उठाया जा रहा था और कई ऐसे मामले राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहा जा सकता है कि ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया और कुछ साइबर सेल के माध्यम से जो भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की जा रही थी, जो भारत को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी, वो सारे मामलों में आईटी समिति जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित संसदीय समिति, गलत तरीके से मोड़ रही थी और हर बार केंद्र सरकार के खिलाफ कोई न कोई आरोप लेकर आ रही थी। इसीलिए चर्चा के दौरान भी बार बार
निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं इस बात को उठा रहे थे कि ये समिति गलत दिशा में जा रही है और सरकार से और साथ साथ पार्लियामेंट में ये बात उठा चुके थे कि इन समितियों के अध्यक्ष को बदला जाए। और अब मोदी सरकार ने ये सारी स्थितियों को स्पष्ट कर दिया कि अगर लोकतंत्र में अधिकार जनता ने उनके हाथों में दिया है, तुम लोगों को अगर सीमित करके रखा है, तुम्हें तुम्हारी औकात बताई गई है, तो इन जगहों पर भी तुम्हें आपकी औकात बताई जानी चाहिए। और इसलिए पीएम मोदी ने संसदीय समितियों में बड़ा फेरबदल करने का आदेश दिया और उसका पालन भी किया गया। अब आईटी मामले की जो समिति शशि थरूर के पास थी वो बदल गई है। अब उनको उनसे अलग कर दिया गया है। संसदीय समिति की अध्यक्षता शिवसेना को सौंप दी गई है। शिवसेना के शिंदे गुट के प्रताप राव जाधव को आईटी के स्थायी मामलों की जो समिति है उसकी जिम्मेदारी दी गई है, जिससे कांग्रेस बौखलाई हुई है। कांग्रेस की बौखलाहट का एक और बड़ा कारण अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर है। अभिषेक मनु सिंघवी गृह मामले के स्थायी समिति के अध्यक्ष थे, वो बड़े वकील हैं और इस बीच जो इंटरनल सिक्योरिटी पे चर्चा की जा रही थी, गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है और जो मामले यहां पर चलते थे, जो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर प्रस्ताव पारित किया जाता था, उस पे चर्चा के दौरान ये कोई न कोई कानूनी दाव पेच के माध्यम से रोकने की कोशिश करते थे। इसलिए अब इस स्थायी समिति की अध्यक्षता भी बदल दी गई है और अभिषेक मनु सिंघवी के बदले अब यहां पर बृजलाल को स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया दिया गया है। बृजलाल पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और पहले उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी रह चुके हैं। इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर उनकी जानकारी, उनके एक्सपर्टीज अभिषेक मनु सिंघवी से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सिंघवी के पास तो सिर्फ कानूनी मामलों की जानकारी है, इनके पास वो सारी जानकारी है जिससे कि आंतरिक सुरक्षा को खतरा महसूस होता है। इसलिए कांग्रेस पूरी तरह से बौखलाई हुई है। कांग्रेस के कई नेताओं ने बार बार स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखा और बताया कि यह सही नहीं हो रहा है। जो विपक्षी पार्टी है उनके नेताओं को स्थायी समिति से अलग किया जा रहा है, उनकी अध्यक्षता बदली जा रही है। अब ऐसे में विपक्षी पार्टी के नेता अपने मुद्दे कहां उठा पाएंगे। लेकिन इस बौखलाहट के पीछे का कारण कुछ और है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से बार बार इन समितियों का गलत इस्तेमाल कर रही थी, उसे सबक सिखाना जरूरी था। और कांग्रेस के साथ साथ इस बार टीएमसी को भी एक बड़ा झटका दिया गया है, क्योंकि ममता बनर्जी जो इस बीच पॉलिटिकल तरीके से भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रही हैं, पश्चिम बंगाल में अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही हैं और संसद में अपनी औकात से ज़्यादा की मांग कर रही हैं, उनकी औकात बताना भी जरूरी था। इसलिए पार्लियामेंट्री कमेटी से टीएमसी को आउट कर दिया गया। उनके पास जो फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स थे, उस मामले को, उस पैनल को भंग कर दिया गया। हालांकि फूड मामले का पैनल अब पश्चिम बंगाल की ही भारतीय जनता पार्टी की एक नेता लॉकेट चटर्जी के पास चला गया है, लेकिन टीएमसी अब बार बार हंगामा कर रही है कि वो तीसरी बड़ी विपक्षी पार्टी है और उनके हाथों में अब कोई भी स्थायी समिति नहीं है। लेकिन उसको ये सोचना चाहिए कि टीएमसी के नेता ममता बनर्जी अपने स्टेट में जहां लोगों ने उन्हें सरकार बनाने के लिए मैंडेट दिया है, उसका उपयोग कैसे कर रही हैं। वो बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट कर रही हैं। टीएमसी के गुंडे पॉलिटिकल किलिंग कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। यहां तक कि जब सीबीआई और ईडी की एंट्री होती है पश्चिम बंगाल में, तो उसके लिए ममता बनर्जी उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करते हैं। अपनी ताकत का लगातार दुरुपयोग कर रही हैं, विधानसभा से लेकर विधानसभा के बाहर तक। कई मामले ऐसे आए हैं जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पश्चिम बंगाल में ऐसी है जहां पर
कोर्ट को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ रहा है कि इन मामलों में पुलिस के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है। लेकिन जब संसद में उनकी ताकत, उनकी औकात को कमजोर किया गया, बता दिया गया कि आपकी औकात पश्चिम बंगाल में है, आप संसद में अपनी औकात को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का दावा न करें और उनको उस समिति से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो पूरी टीएमसी बौखलाहट में है। क्योंकि ममता बनर्जी तो इस बीच प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही थी। हालांकि अब जिस तरीके से उनके नेताओं ने भ्रष्टाचार किए और भ्रष्टाचार उनका पकड़ा गया, उस समय से ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा अब आकांक्षा बन के रह गई है और धीरे धीरे वो कमजोर पड़ती जा रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी कांग्रेस के अलावा एक और नेता हैं जो अभी अखिल भारतीय स्तर पर अपना प्रचार कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो भी अपने राज्य से निकलकर पूरे हिंदुस्तान के नेता बन जाएंगे, और वो हैं टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव भी अपनी अखिल भारतीय पहचान बनाने में लगे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार करने के लिए बनाया, क्योंकि उनकी पार्टी क्षेत्रीय थी और तेलंगाना से बाहर चुनाव लड़ने के लिए उन्हें चुनाव आयोग के सहमति की जरूरत होती थी। इसलिए अब वो पूरे भारत में अपनी पार्टी का प्रसार चाहते हैं। उन्होंने इसकी घोषणा की और उसी समय मुर्गा और दारू भी बांटे गए, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और टीआरएस की औकात का पता चल रहा है। वो दिल्ली में रैली भी करने वाले हैं, लेकिन इस बीच जिस तरीके से वो केंद्र सरकार के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, वो संसद में उसका परिणाम उन्हें दिखाई पड़ा। उनके पास भी एक संसदीय समिति थी उद्योग मामलों की, लेकिन अब संसदीय समिति को जो टीआरएस के नेता उसके अध्यक्षता कर रहे थे, उसे हटा दिया गया। उसके बदले दक्षिण भारत की ही एक पार्टी डीएमके को अपने साथ लाया गया और डीएमके को अब उद्योग मामलों के स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि अब जिस तरीके से पिछले 6 महीने से स्टालिन और पीएम मोदी के बीच नजदीकी दिखाई पड़ रही है, दोनों के बीच पिछले 6 महीने में 3 मुलाकात हो चुकी है। उससे ये लग रहा है कि तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा खेल होने वाला है। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी और स्टालिन के बीच नजदीकियां बढ़ेगी और इस बीच ऐसा लग रहा है कि डीएमके भी संभावना इस बात की है कि वो कांग्रेस का साथ छोड़कर, यानी यूपीए से निकलकर एनडीए का हिस्सा बने। और इस संसदीय समितियों के फेरबदल से कई सियासी समीकरण के बदलने की संभावना भी दिखाई पड़ रही है और टीएमसी, कांग्रेस, टीआरएस जैसी पार्टियों को सबक सिखाया गया है, यह भी संकेत दे दिया गया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।